सरिस्का में वन्यजीव संरक्षण, वन भूमि पर निर्माण और अवैध खनन जैसे मुद्दों पर इन दिनों टूरिज्म स्टेक होल्डर्स और निवेशकों में काफी भय की स्थिति है। करोड़ों रुपए निवेश करने और वन्यजीव संरक्षण को लेकर तमाम गंभीरता प्रदर्शित करने के बाद भी टूरिज्म स्टेक होल्डर्स में डर का माहौल है। पूरे प्रकरण में वस्तु स्थिति जानने और वहां उपजे हालातों को लेकर एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी ने टूरिज्म स्टेक होल्डर्स से खास बातचीत की। सरिस्का में आज टूरिज्म इंडस्ट्री ऐसा लगता है संकट में है, क्योंकि वहाँ जितने भी स्टेक होल्डर्स, खासकर जो होटेलियर्स, रिजॉर्ट संचालक या तमाम जो दूसरे गेस्ट हाउस और इस तरह की गतिविधियाँ वहाँ जो चलाते हैं, उनको लेकर के इन दिनों काफ़ी हलचल देखने को मिल रही है। क्योंकि शासन और प्रशासन का कहना यह है कि किसी का लैंड यूज चेंज नहीं हुआ तो कोई सीटीएच के बहुत ज़्यादा नज़दीक है या किसी में और विषमताएँ हैं। लेकिन खास बात देखिए, जब 2004 से पहले जब सरिस्का में 5-6 बाग हुआ करते थे, 3-4 होटल थी। आज 43 बाग हैं, तो होटल की संख्या भी बढ़ी है, क्योंकि बाग और होटल एक दूसरे के परस्पर इसलिए हैं कि जहां टूरिज्म है वहां बाग महफूज है और जहां बाग है उसकी वजह से टूरिज्म है। चर्चा की शुरुआत करेंगे सबसे पहले सुरेंद्र सिंह जी, चूँकि हेड्स जो पूरा वहाँ एसोसिएशन बन रही है, उसके जितने भी जो उसके हिस्सेदार हैं, जो उसके भागीदार हैं, उनको बहुत ऐसा लगता है कि काफ़ी कुछ हलचल है। क्या होना चाहिए और वस्तु स्थिति क्या है? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इस मुद्दे पे हम लोगों को यहाँ बुलाया है। और एक चीज़ मैं साफ करना चाहूँगा कि होटल वाला अतिक्रमण ही नहीं है, उसका आप लैंड माफिया के साथ में जुड़ाव मत करिए। वो वहाँ पे आया है, उसने अपने स्टेक लगाए हैं और उनके पास में जो परमिशन माननीय उच्च न्यायालय ने और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अपनी गाइडलाइंस दी है, सर्कुलर दिया है 2023 का सर्वोच्च उच्च न्यायालय की जो डिसीजन आया है, उसमें उन्होंने रेगुलेटेड एक्टिविटी बताई है पर्यटन को, उसी के तहत उसने वहाँ निवेश किया और वो होटल चला रहा है। हो ये रहा है कि बार बार में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अपनी गाइडलाइंस को चेंज कर रही है, कभी कोर एरिया, कभी बफर एरिया। कन्फ्यूजन है, ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं है। अगर इन चीज़ों को सही तरीके से बता दिया जाए स्टेक होल्डर को, जो जहाँ जाके निवेश करा है, कुंभलगढ़ ले लीजिए, रणथंबोर लीजिए, कुंभलगढ़ इधर सिरस्का ले लीजिए, हर जगह ये समस्या आ रही है। क्यों ना एक बार इस चीज़ को प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करके और इसके बायलॉज बना दें, आप इसका मास्टर प्लान बना दें, जैसे कह रहे हैं कि जोनल मास्टर प्लान भी बनाना चाह रहे हैं, तो उससे ये जितनी भी भ्रांतियाँ ये खत्म हो जाएगी। भ्रांतियाँ खत्म हो जाएंगी। देखिए, नाथावत जी हैं, सबसे पहले नाथावत जी आपसे इसलिए बात करना चाहेंगे क्योंकि आप विधिक रूप से बता सकते हैं कि क्या पूरा मामला है। निश्चित तौर पर चूंकि वाइल्ड लाइफ का क्षेत्र है तो वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना भी बहुत जरूरी है, लेकिन चूंकि वाइल्ड लाइफ के साथ साथ आप वहाँ के स्टेक होल्डर्स में तमाम ये लोग, तो इनको भी प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी। क्या है पूरी वस्तुस्थिति? सर, बात ऐसी है कि जो ये न्यूज़ जो चल रही है, दिस इज़ नॉट बेस्ड ऑन द फैक्ट्स। एक्चुअल में ये लिख रहे हैं कि पर्यावरण स्वीकृति नहीं ली गई, और 17/5/2022 का मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो ऑर्डर है, उसमें 3 तरह की गतिविधि, एक तो आपका फॉरेस्ट क्लियरेंस, एक वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस और एक एनवायरनमेंट क्लियरेंस। फॉरेस्ट क्लियरेंस तो उसके लिए ली जाती है जो फॉरेस्ट एरिया में काम करता है। नन ऑफ अस, ये लोग कोई फॉरेस्ट एरिया में काम कर ही नहीं सकते, बिकॉज ट्रेस पास इन द फॉरेस्ट इज ए ऑफेंस। इसलिए फॉरेस्ट में तो काम करना संभव ही नहीं है, इसलिए फॉरेस्ट क्लियरेंस की जो बात कर रहे हैं। जहाँ तक एनवायरनमेंट क्लियरेंस की बात कर रहे हैं, ये 17/5/2022 का जो इनका सर्कुलर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो क्लियर कट कहता है जहाँ ESZ नोटिफाइड नहीं आया है, इट इज एट द ड्राफ्ट स्टेज, देन they require the environment clearance if it is being covered under the EIA notification 2006. What is EIA 2006? Nobody is going to see it. They say you have not got the environment clearance. नाथावत जी, एक सवाल है, तो फिर क्यों इतना बवाल, क्यों, किस लिए? बवाल इसलिए मच रहा है कि ये आई डोंट थिंक कि वो फैक्ट्स पे। EIA 2006 ये कहता है कि आपका 20,000 स्क्वायर मीटर बिल्डअप एरिया से ज्यादा यदि आपने होटल एंड रिसोर्ट बना रखा है, देन यू नीड द एनवायरनमेंट क्लियरेंस, और आप एनवायरनमेंट क्लियरेंस की जरूरत होगी, देन यू नीड द वाइल्ड लाइफ बोर्ड से आपको परमिशन लेने की जरूरत है। अच्छा, कुलदीप सिंह जी, आपके पास आऊंगा। आप चूंकि बतौर प्रेसिडेंट FSTR आप पूरी ट्रैवल ट्रेड राजस्थान की बात करें तो उसके एक संरक्षक की भूमिका में, तो आपको इन सबको प्रोटेक्ट करना है, आपके साथियों को। किस लेवल पर, आपके लेवल पर सरकार से क्या बातचीत हुई, और नहीं हुई तो कब करेंगे, और की है तो क्या बातचीत हुई? देखिए, हम सरकार के संपर्क में भी हैं और सरकार हमारी बात भी सुनेगी। सरकार के सामने वस्तु स्थिति अभी तक आई नहीं है। अभी जो कुछ भी है थोड़ा बहुत मीडिया के जरिए बातें आ रही है, और जैसा कि अभी नाथावत साहब ने बताया है कि हकीकत कुछ और है। लोगों के पास परमिशंस हैं, अरे फॉरेस्ट ने परमिशन नहीं होगी, फॉरेस्ट किस बात की परमिशन देता है? जब फॉरेस्ट में है ही नहीं ये लोग, तो फॉरेस्ट को परमिशन की आवश्यकता ही नहीं है।
तहसीलदार ने दी होगी, पटवारी ने दी होगी, कि जिलाधिकारी ने दी होगी, किसी ने तो परमिशन दी होगी, तभी तो आदमी इतना बड़ा रिस्क लेगा, ज़मीन खरीदेगा, होटल बनाएगा। तो जब ज़मीन खरीदी, जब नक्शे पास किए होंगे, जब होटल बनाई होगी, तब भी तो सरकार वहीं थी। आपका कहना है कि प्रशासन तब कहाँ था जब इतना बड़ा निवेश कर दिया, पर्यटक वहां आने लग गए, अब उस व्यवस्था को क्यों चरमराया जाए, क्यों तोड़ा जाए? एग्जैक्टली और आज की तारीख में इतनी सारी होटल्स बन गई, इतना बिजनेस वहाँ जनरेट हो रहा है, इतना जीएसटी का कलेक्शन हो रहा है, इसको अगर बंद करने की जो आवाज़ आ रही है, अगर वो होता है तो राज्य को कितना राजस्व का लॉस होगा, केंद्र को कितना राजस्व का लॉस होगा, और लोगों ने लोन लिए हैं, अपने घर बेचे हैं, इन्वेस्ट किया है, उन सबका क्या होगा? अच्छा कुलदीप साहब, एक संक्षिप्त में जानकारी चाहूंगा, दिया कुमारी जी उप मुख्यमंत्री हैं और पर्यटन मंत्री भी हैं, क्या उनसे बातचीत करेंगे? हाँ जी, हम उनके पास जरूर जाएंगे, पूरा डेलीगेशन लेके जा रहे हैं हम, और उनसे बात करेंगे, और हमें पूरा विश्वास है कि वो पर्यटन को बहुत अच्छी तरह समझती है, और उन चूंकि वो पर्यटन को समझती हैं तो हमारी बात जरूर सुनेंगी और हमें राहत भी मिलेगी वहां से। देखिए यहाँ पर गजन सिंह जी भी मौजूद हैं, आप तो खुद वहाँ के स्टेक होल्डर भी हैं। गजन सिंह जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जब निवेश किया तब कोई रोकने नहीं आया, और अब सब वहाँ तोड़फोड़ की तैयारी में भी हैं। क्या है हालात, और इसके लिए मतलब किस तरह के प्रयास किया आप लोगों ने कि उन सब चीज़ों को बचाया जाए? देखिए, ऐसा है कि जैसा सुरेंद्र सिंह साहब ने भी कहा कि हम लोग कोई लैंड माफिया नहीं है, हम लोग कोई एनक्रोचर्स नहीं हैं, हम लोग बिजनेसमैन हैं और हम टूरिज़्म को प्रमोट करना चाहते हैं। टाइगर टूरिज़्म राजस्थान स्टेट के अंदर अभी तक कोई प्रमोट नहीं करता रहा है। एक सिर्फ रणथंभौर को जो है सब लोग एक ही डेस्टिनेशन है जिसको राजस्थान में प्रमोट किया जा रहा है। राजस्थान इज़ अ वेरी अट्रैक्टिव टूरिस्ट डेस्टिनेशन, चाहे वो भारतीयों के लिए हो, चाहे वो विदेशियों के लिए हो, दोनों ही टूरिस्ट किसी भी उसके जो हैं वो राजस्थान आना चाहते हैं, और यहाँ की जो मॉन्यूमेंट्स हैं, यहाँ के जो मंदिर हैं, यहाँ की जो कलाएं हैं, उनको सबको अप्रिशिएट करते हैं। वाई नॉट टाइगर टूरिज़्म, मेरा कहना ये है। और अगर आप टाइगर सेंचुरी बना रहे हैं, और सर इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि हमारे पास दिल्ली के इतने क्लोज 200 किलोमीटर के अंदर अंदर, और अब जो नई सड़कें बना रहे हैं, गडकरी जी इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, उन्होंने इतनी बढ़िया जो है दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेसवे बनाया है। गुड़गांव से और दिल्ली एयरपोर्ट से आज की तारीख में कोई भी टूरिस्ट 2.5 घंटे के अंदर सरिस्का टाइगर रिजर्व में पहुंच सकता है। अच्छा, मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा गजन सिंह जी, पैसा कमाना था सर्विस प्रोवाइडर के बतौर, तो आप लोग वहाँ पहुँचे, ठीक है, सरकार को आपको प्रोटेक्ट करना चाहिए जैसे टाइगर को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आप टाइगर के लिए क्या करेंगे? हम लोग टाइगर के लिए, देखिए क्या है कि सरकार की 2 आंखें, अगर उसमें 2 आंखें और जुड़ जाएं तो 4 हो जाएंगी, 4 में 6 और 2 और जुड़ जाएं तो 6 हो जाएंगी। जितने ज़्यादा टूरिस्ट होंगे, जितनी ज़्यादा टूरिज्म एक्टिविटी होगी, उतनी ही ज़्यादा आंखें विल बी एट द टाइगर। नहीं, वो सर्विलांस तो ठीक हो जाएगा। मेरा सवाल ये था कि उस बाग से जब हम पैसा कमा रहे हैं, हम उस बाग को मुद्रा में ही क्या देंगे कि वो संरक्षित और सुरक्षित हो सके? क्या आप कोई ऐसा वादा करेंगे कि सीएसआर में आप वहाँ टाइगर प्रोटेक्शन के लिए भी कुछ करें? सर ऐसा है, देखिए टाइगर प्रोटेक्शन के लिए जो सरकार को, जो हम लोग जो जिप्सीज या कैंटर्स यूज़ करते हैं, उसके जरिए जो इनकम आती है, हम पैसा जो टूरिस्ट अंदर जाता है वो बहुत पैसा देके, कोई सस्ते सफारीज जो हैं वो सस्ती नहीं है, उसमें जो पैसा है वो टूरिज्म की मार्फत सरकार की उसमें रेवेन्यू में जाता है। मतलब टूरिज्म व्हीकल के हिसाब से तो ज़्यादा। सुरेंद्र साहब, मैं आपसे एक बात जानकारी चाहूँगा, जैसे मैंने अभी गजन सिंह से पूछा, बतौर स्टेक होल्डर आप चूंकि वहाँ से पैसा कमा रहे हो, तो आपको पैसा लगाना भी तो है ना, उसके लिए क्या कोई वादा करोगे आप प्रशासन सरकार से इस तरह का कि हम भी तैयार हैं भाई बाघ को संरक्षण करने के, ये खर्च करेंगे, इस तरह से कोई योजना लेकर के? टूरिज्म सिरस्का टूरिज्म फाउंडेशन करके जो संस्था है, वो हर एक टूरिस्ट से राशि कलेक्ट करती है, और इसमें जो हमारा एसोसिएशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, हेड्स है और दूसरे भी हैं, हमने भी एक तरीके से इसमें हमारा फंड धीरे धीरे इकट्ठा कर रहे हैं, और जब समय आएगा तो हम फॉरेस्ट के लिए सरकार के साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़े होंगे। इसमें कहीं भी कोई डाउट नहीं है कि हम केवल यहाँ पे पैसा कमाने के लिए आए हैं। टाइगर और फॉरेस्ट के वजह से हमारे पास में जो भी रेवेन्यू आ रहा है, इसको हम भली इम्पोर्टेंस जानते हैं, महत्व जानते हैं, और समय के हिसाब से हम इन चीज़ों के लिए भी तैयार हैं। पलायन भी हम लोग, मैं आपको अर्ज करना चाहूँगा कि बहुत बड़ा पलायन हमने रोका है, बहुत बड़ा रोजगार हम लोगों ने स्थानीय लोगों को दिया है। वहाँ पे जो 20-20, 30-30 कमरे की होटलें हैं, वहाँ पे करीबन एक इकाई के अंदर 30 से 35 स्टाफ है। लोकल एम्प्लॉयमेंट अगर कोई जनरेट कर रहा है तो हमारी पर्यटन इकाइयाँ कर रही हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। देखिए, टाइगर कंजर्वेशन
टूरिज्म प्रमोशन, लाइवलीहुड, ये सब इनकी जिम्मेदारी है। और अभी गजेंद्र सिंह जी ने भी कहा, सुरेंद्र सिंह जी ने भी कहा कि टूरिज्म की एक्टिविटी के माध्यम से वो जो राशि कमा रहे हैं उसमें से लगाना भी चाहते हैं, फंड्स भी रेज किया गया है, जरूरत पड़ेगी तो टाइगर कंजर्वेशन के लिए जो हो सकता है वो करेंगे। फाइनल कमेंट ना था, किस तरह से सारी व्यवस्थाएं रहनी है? सर, जो भी कुछ हो रहा है, वैसे आपने कहा कि इसका परमिशन कन्वर्जन के लिए कलेक्टर की एप्लीकेशन लगती है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, तहसीलदार, एसडीएम, पीडब्ल्यूडी, इरिगेशन, रिको, ऑल डिपार्टमेंट्स इंक्लूडिंग द लोकल पंचायत, उन सब से एनओसी लेने के बाद कन्वर्जन होता है और कंसर्निंग डिपार्टमेंट अपनी टेक्निकल रिपोर्ट देता है, देन इट इज इश्यूड। दे आर रेजिंग ए क्वेश्चन ऑन दैट, so that administration has to speak for that. Number 2, अब ये जो सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट डिसीजन हमारा 26 अप्रैल 2023 का, केरला गवर्नमेंट जिसको मॉडिफाई करने गई थी, 3 जून 22 को जो ऑर्डर किया था कि 1 किलोमीटर में कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, यदि कोई आदमी अपने मकान में बनाएगा तो पीसीसीएफ से परमिशन लेगा। दैट हैज बीन मॉडिफाइड बाय दिस ऑर्डर 26 अप्रैल 2023 एंड इसमें क्लियर कट ऑनरेबल कोर्ट ने लिखा कि इट इज नॉट पॉसिबल। एंड उसके पैरा 55 में ये लिखा कि वी आर नॉट रिकमेंडिंग एनी मिनिमम डिस्टेंस फॉर द इको सेंसिटिव जोन। इट मे बी 10 किलोमीटर, इट मे बी 500 मीटर, व्हाट्सओवर द स्टेट गवर्नमेंट थिंग्स। नाथावत जी सही कह रहे हैं। देखिए, इको सेंसिटिव जोन आए तो उसमें बहुत सारी बातें देखनी चाहिए, स्टेक होल्डर से भी मीटिंग करनी चाहिए, वहाँ के जो लोकल जो रेजिडेंट है उनसे बात करनी चाहिए, ग्रामीणों से, और बहुत सारी बातें। अच्छा कुलदीप साहब, चूंकि चर्चा को विराम भी देना है, एक फाइनल कमेंट बतौर इस ट्रैवल ट्रेड की जो संरक्षक के मैं आपसे चाहता हूं कि आप अपने साथ जो काम कर रहे हैं, छोटे बड़े होटलियर्स, बजट होटल चलाने वाले, रिजॉर्ट चलाने वाले, बड़ी होटल चलाने वाले, उनको बतौर संरक्षक आप किस तरह से एक सेतु का काम करने के लिए और उनको क्या भरोसा दिलाना चाहेंगे कि हाँ आप सब सुरक्षित हैं, कुछ नहीं होगा, और इसके लिए आप किस स्तर पर बातचीत करेंगे? देखिए, कानूनन तौर पे जो कानून कह रहा है, जो नियम है, जो नाथाव साहब ने भी बताया, उसके हिसाब से तो ये सारे सेफ हैं। लेकिन एक जो भय का वातावरण पैदा हो गया है, उससे कैसे निजात पाए, उसके लिए हम चाहते हैं कि सरकार आ गया है, सरकार ऐसा एक नोटिफिकेशन निकाले कि भाई कि जो इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए या इको सेंसिटिव जोन्स के लिए जो पॉलिसी हमने मुकुंदरा में बनाई है, जो मास्टर प्लान बनाया है, वो पूरे राजस्थान पे लागू हो, और वो लागू होता है तो ये अपने आप शांत हो जाएगी सब बातें। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सबको एक विश्वास दिया जाए, और सबका विश्वास, सबका साथ लेके सरकार चल सकती है। तो इसके लिए सरकार से हम निवेदन करते हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि आदरणीय मुख्यमंत्री से निवेदन करते हैं इसमें वो आगे बढ़ें और इनको एक संबल दें। बाघ जितने जरूरी हैं, दूसरी वाइल्ड लाइफ जितना जरूरी है, पर्यटन भी उतना जरूरी है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और बहुत जरूरी है कि सरकार अगर बाघ या वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे आ रही है तो पर्यटकों को जो सुविधा देते हैं उन स्टेक होल्डर्स को और तमाम व्यवस्था को भी प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी सरकार की है। ये बराबर, जितने चाहे हेड्स की बात करें, एफएसटीआर की बात करें, एचआरएआर की बात करें, तमाम एसोसिएशन जो जुड़ी हुई सबकी बात करें, सब भी आगे बढ़कर सरकार के साथ काम करना चाहते हैं ताकि वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया जाए, क्योंकि आखिर कमा तो वाइल्ड लाइफ से ही रहे हैं, तो ये भी रिटर्न करना चाहते हैं। लेकिन एक तरफा कोई फैसला ना हो, सबका साथ, सबका विकास, जैसे कुलदीप साहब ने अभी बात की हो, तो सरकार को भी कोई ना कोई ऐसी इको टूरिज्म पॉलिसी के अंदर इस तरह के प्रावधान करने होंगे कि ना तो वाइल्ड लाइफ का नुकसान हो, ना पर्यटकों का नुकसान हो, ना पर्यटन का नुकसान हो। कैमरा पर्सन इकबाल के साथ निर्बल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।